वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगेन हम लोग आ गए हैं प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर पे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ है? सेल वॉल के ऊपर था, शुगर कोट था, क्या फंक्शन है, दो मेन टाइप के थे, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। बताया था सेल वॉल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हम लोग पढ़ेंगे भी यही। तो पहले सुनते हैं सेल वॉल के बेसिक फीचर्स क्या हैं। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, हम लोग बात कर रहे हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट जस्ट बिलो ग्लाइकोकैलिक्स, इट इज डेड स्ट्रक्चर। याद कीजिए, सेल वॉल को किसने सबसे पहले देखा था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने डेड कॉर्क स्लाइस में सबसे पहले सेल वॉल को ही देखा था। मतलब रॉबर्ट हुक कैन बी कंसीडर्ड एज डिस्कवरर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। तो सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और रिजिड है, टफ है, ठीक है। थिन है या थिक है, ये तो एक कॉम्परेटिव वर्ड है कि किसके केस में, प्लांट के केस में, प्लांट में कौन से प्लांट सेल में थिन है, कौन से प्लांट सेल में थिक है। बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डेड रिजिड स्ट्रक्चर है, जस्ट प्रेजेंट बिलो ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो इट मेंटेन शेप, इट गिव शेप टू द सेल। सेल को शेप देने का काम करता है सेल वॉल। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फीचर है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सर्वाइव इन और लिव्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझते हैं आप? जिसकी टोनिसिटी कम हो, जिसमें गाढ़ापन कम हो, जिसमें शुगर या सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो, सिंपली पतला हो या प्योर वाटर हो, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया सर्वाइव इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड पता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो पानी उनमें एंटर करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, ये सारी बातें हैं, हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिलेशंस में। लेकिन जब पानी अंदर करेगा तो इट विल एक्सर्ट प्रेशर ओवर मेम्ब्रेन एंड वॉल। सेल वॉल है बाहर, तो मेम्ब्रेन और वॉल पे प्रेशर डालेगा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। This pressure is called turgor pressure. मतलब after entry of water, due to entry of water, a pressure exerted by protoplast over cell wall is called turgor pressure, and cell wall counterbalance the turgor pressure, prevent cell from bursting. मतलब cell wall turgor pressure से मुकाबला करेगा, उसको सेल को डिस्ट्रॉय करने नहीं देगा और सेल को फटने से बचाएगा। तो दो मेजर फंक्शन हो गए। पहला हो गया शेप देना, दूसरा हो गया टर्गर प्रेशर को काउंटर बैलेंस करना, बस्टिंग से बचाना, तीसरा रिजिड होने की वजह से, टफ होने की वजह से ये प्रोटेक्टिव नेचर का है। इन्वेडर्स को किसी भी बाहरी कोई भी इन्वेडर हो, कोई भी केमिकल हो या पैथोजन हो, कोई भी डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, ये खुद ही पैथोजन है। खैर जो भी हो, तो सेल वॉल प्रोटेक्टिव भी है। ठीक है, तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया, मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग डेवलप्ड बाय ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने सबसे पहले दो मेन ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड किया और एक स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पे। तो फिर बताइए, बैक्टीरिया का दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, किसने किया? क्रिश्चियन ग्राम ने किया। कौन सा स्टेनिंग टेक्निक है? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है। ही यूज्ड अ केमिकल क्रिस्टल और जेंसन वॉयलेट। क्रिस्टल और जेंसन वॉयलेट नाम का केमिकल उन्होंने यूज किया था। वॉयलेट कलर का कहिए, पर्पल बोलिए, ब्लू कहिए, इस तरह का नील के कलर का कहिए। तो जेंसन वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट को यूज किया था किसने? क्रिश्चियन ग्राम ने। किसको स्टेन करने के लिए? बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। और बैक्टीरिया को स्टेन करके उनको क्या मिला? तो दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया उनको मेनली मिले। कुछ बैक्टीरिया थे जो इस ग्राम के स्टेनिंग के बाद ग्राम स्टेन को रिटेन किए रहे, मतलब अपने ब्लू कलर को, पर्पल कलर को मेंटेन किए रहे। क्या मेंटेन करना है, क्या नहीं करना है, ये अभी बात करेंगे हम लोग। पर दोज बैक्टीरिया विच मेंटेन और रिटेन देयर ब्लू कलर आर कंसीडर्ड एज ग्राम पॉजिटिव, एंड विच द बैक्टीरिया विच डिसओबे, मतलब जिन्होंने ग्राम की बात नहीं मानी। अरे भाई, ग्राम ने एक केमिकल दिया, ब्लू कलर दिया, तुम रंग जाओ भाई, रंग जाओ। लेकिन कुछ बैक्टीरिया नाराज हो गए, नहीं हम नहीं रंगेंगे, हम नहीं रंगाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव कहा गया। समझा आपने? मतलब बैक्टीरिया विच डू नॉट शो एफिनिटी फॉर ग्राम स्टेन, दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। तो इस तरह से दो बैक्टीरियल ग्रुप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग।
अब बात करते हैं कि डिफरेंशियल स्टेनिंग करते कैसे हैं, और ये कॉमन प्रोसीजर है जो हर लैब में, जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है उसमें ग्राम स्टेनिंग बहुत कॉमन प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू यूज़ अ ग्लास स्लाइड। सबने देखा होगा ग्लास स्लाइड। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने पैथोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट कभी कराया होगा ज़रूर, ठीक है। और शायद आपने पैथोलॉजिस्ट को देखा होगा कभी कभी फिंगर प्रिक करके एक ड्रॉप लेता है ब्लड का स्लाइड पे, देखा आपने? बिल्कुल देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फिर दूसरा स्लाइड लेकर उसको स्प्रेड कर देता है, वो देखते हैं, ठीक है। ऐसे करता है वो, एक स्लाइड ले लिया, टिल्ट करके दूसरे ग्लास स्लाइड को रखता है, वो उस पर स्प्रेड कर देता है, जिससे कि वो ब्लड का एक फिल्म बन जाता है। ध्यान में आया? हो ही जाएगा। अब ये सोचिए, फिर देखा होगा आपने उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो स्लाइड को ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिलाता है। क्या करता है वो? एयर ड्राइंग करता है, मतलब जो ब्लड है वो हवा के कांटेक्ट में आके सूख जाए और वो फिल्म बन जाए। समझा आपने? यही कहलाता है ब्लड स्मीयर, ये कहलाता है ब्लड स्मीयर। सुना आपने क्या कहा? ब्लड स्मीयर। Similarly, during gram staining, first of all we have to prepare a bacterial smear. तो यहाँ आ रहे हैं हम लोग steps of gram staining में, जिसमें सबसे पहले ग्लास स्लाइड लेंगे, उसमें बैक्टीरियल कल्चर से बैक्टीरिया few drop कहिए, few bacteria will be taken, then it will be spread out with the help of another slide and it will be air dried. Finally bacterial smear will appear over glass slide. Finally bacterial smear will appear on glass slide. एयर ड्राइंग कर दिया, उसके बाद स्टैंड पे रख देते हैं। और यही ग्राम ने जो डेवलप किया था क्रिस्टल वॉयलेट को, जेंशन वॉयलेट को, इसको यूज़ करते हैं, उस पर डाल के ओवर फ्लडेड कर देते हैं, पूरा ब्लू बिखरा देते हैं और फिर 30 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। और 30 सेकंड के बाद फिर उसको वाटर से वॉश करते हैं। वाटर से वॉश करना है तो उसको रगड़ नहीं देना है, हल्का सा जेंटली उसको वॉश करते हैं, जिससे कि ओवर जो स्टेनिंग हुआ था इधर उधर ब्लू कलर वो निकल जाए, लेकिन स्लाइड ब्लू ही दिखेगा। बैक्टीरियल फिल्म जो स्मीयर है वो ब्लू दिखेगा, ठीक है। तो ये यूज ऑफ ग्राम स्टेन फॉर 30 सेकेंड वॉश विथ वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद हम लोग आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं, 0.5% आयोडीन सोल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है भाई? तो ये मॉर्डेंट की तरह काम करता है। बोलेंगे मॉर्डेंट क्या है सर, नहीं समझे। फिक्सेटिव की तरह काम करता है। अब शायद समझ जाएं। फिक्सेटिव समझिए ऐसे कि एक आपको हैंडकरचिफ दे दिया जाए, एक रुमाल दे दिया जाए और बोला जाए यार कि कल मुझे ये वाइट हैंकी है, इसे तुम ब्लैक कलर का डाई करके ले आना। अगर आपको बहुत हड़बड़ी होगी, आप घर में ही ब्लैक कलर घोल लोगे, उसमें उस रुमाल को रैप कर लोगे अच्छे से, उसमें पूरा वो जब डाई हो जाएगा उसको सुखा के ले आओगे, ठीक है। और जो इंटेलिजेंट बंदा होगा वो क्या करेगा? वो करेगा उस रुमाल को खुद से स्टेन नहीं करेगा, बिकॉज ही हैज़ नो आइडिया अबाउट स्टेनिंग और डाइंग। तो वो क्या करेगा? प्रोफेशनल डायर को देगा। वो क्या करेगा? उसमें ब्लैक कलर डालेगा और कलर को फिक्स करने के लिए फिक्सेटिव डालेगा, है ना, ठीक है। फिर दोनों आप लोग आ जाओगे 2 रुमाल लेकर। आपने तो सिंपली ब्लैक कलर में डाला था, अगर वो मैं पानी में डाल दूँ तो फिर से ब्लैक कलर बाहर हो जाएगा, है ना। और जो प्रोफेशनल डायर से करके आया है, अगर फिक्सेशन के बाद, फिक्सेटिव के बाद आया है तो वो रंग पक्का हो चुका है, वो रंग इजीली नहीं निकलेगा तो जरूर, अब एसिड में डाल दोगे तो निकलना ही है, लेकिन इजीली नहीं निकलेगा। यही फंक्शन है पोटेशियम आयोडाइड का, मॉर्डेंट का, फिक्सेटिव का, ठीक है, कि ये इजीली बैक्टीरिया को वहां से निकलने नहीं देगा, स्लाइड से निकलने नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो ये फिक्सेटिव का काम, मतलब ग्राम स्टेन को निकलने नहीं देगा, ये काम करता है पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन सोल्यूशन। तो ये हमने लिख दिया, यूज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन सोल्यूशन फॉर 1 मिनट एंड देन। तो क्या बन गया? सबसे पहले हम लोगों ने क्रिस्टल वॉयलेट दिया था, ठीक है, और फिर आयोडीन दिया, तो बन गया क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, CVI कॉम्प्लेक्स। इट रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये बन गया क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अब मेजर यहाँ टेक्निक है। इसके बाद वी हैव टू यूज कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक सोल्यूशन। कंसंट्रेशन 80-90% का होना चाहिए। उसको हम लोग उस ग्लास स्लाइड पे डालेंगे थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड तक डालेंगे और फिर इसको वाटर से वॉश भी करेंगे, ठीक है, और फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। इसका मतलब माइक्रोस्कोप में देखेंगे। After microscopic examination, we can see 2 bacterial population of groups.
some bacteria which will retain blue color, violet color, purple color even after alcoholic wash. देखा आपने alcoholic wash, such bacteria are called gram positive. समझा आपने कि ग्राम स्टेनिंग कर दिया था, ग्राम स्टेन यूज किया था, आयोडीन सोल्यूशन देकर मॉडर्न फिक्सेटिव का काम हो चुका था, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन चुका था। उसके बाद जब अल्कोहलिक यूज किया गया, उसके बाद भी जो बैक्टीरिया ग्राम को ऑनर दे रहे थे, उनके कलर को, ग्राम स्टेन को रिटेन करके रह रहे थे, वो कौन थे? ग्राम पॉजिटिव। बट सम बैक्टीरिया गेट डी स्टेन। कुछ बैक्टीरिया का रंग उड़ गया, अरे अल्कोहल दिया तो कुछ बैक्टीरिया का रंग उड़ गया, ठीक है। तो रंग उड़ गया तो माइक्रोस्कोप में उनकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी। सो वी हैव टू काउंटर स्टेन दैट बैक्टीरियल पॉपुलेशन। उसके बाद जो डी स्टेन हो चुका था, उसके लिए एक दूसरा डाई यूज करेंगे, वो है सैफ्रोनिन, पिंक डाई है, तो पिंक डाई देंगे, वो काउंटर स्टेनिंग कहलाएगा। एंड देन दैट डी स्टेन बैक्टीरियल पॉपुलेशन विल अपीयर पिंक। Those bacteria are called gram negative। तो समझा आपने, ऐसा बैक्टीरिया जो अल्कोहलिक वॉश के बाद भी ग्राम स्टेन को रिटेन करता है वो ग्राम पॉजिटिव है, और जो अल्कोहलिक वॉश के बाद ग्राम स्टेन को लूज कर देता है, छोड़ देता है, डी स्टेन हो जाता है और फिर सैफ्रोनिन से रंगने के बाद पिंक अपीयर होता है, सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। तो ये है बेसिक स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग आपके सामने। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन, एक ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब ये बात उठती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, वजह क्या है? तो द बेसिक स्ट्रक्चर बिहाइंड, और केमिकल कहें, द बेसिक स्ट्रक्चर बिहाइंड ग्राम स्टेनिंग इज सेल वॉल। ये जो पूरा जो टेक्निक है, ये किस चीज पे बेस्ड है? सेल वॉल पे और सेल वॉल कंपोजिशन पे। मतलब ग्राम स्टेनिंग इज मेनली बेस्ड ऑन सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोजिशन। मतलब ये बात क्लियर है। एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एक केमिकल है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन सुना आपने? पेप्टाइडोग्लाइकन। दिस स्टेन शोज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ पेप्टाइडोग्लाइकन। मतलब ग्राम स्टेन कौन से केमिकल से अपनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। तो अब ये बताइए, बिना कुछ जाने हुए अगर हम बोलें सेल वॉल से एफिनिटी रखता है और पेप्टाइडोग्लाइकन से एफिनिटी रखता है, तो बिना कुछ सेल वॉल कंपोजिशन को जाने आप बताइए कि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा होगा या ग्राम नेगेटिव में? ऑब्वियसली ग्राम पॉजिटिव में। अभी तो बताया कि ग्राम स्टेन शोज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद पेप्टाइडोग्लाइकन। ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो अल्कोहलिक वॉश के बाद भी ग्राम स्टेन को रिटेन किए रहे। इसका मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन कंसंट्रेशन इज मोर इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम दैन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। समझा आपने? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम में पेप्टाइडोग्लाइकन ज्यादा होगा दैन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। तो यहां से हम लोग आ रहे हैं फिर से वापस अपने बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इट इज द डेड स्ट्रक्चर बिलो ग्लाइकोकैलिक्स, गिव शेप एंड प्रोटेक्शन, काउंटर बैलेंस एट टारगेट प्रेशर, प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। ये म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड कहलाएगा। इट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। आगे बढ़ते हैं। इट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ये एक बात है, अब आप पढ़ेंगे, बाद में आप देखेंगे कब? तो बायोमोलिकुलर चैप्टर में। बायोमोलिकुलर चैप्टर में आप देखेंगे व्हाट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड, व्हाट इज होमोपॉलीसेकेराइड, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप समझें कि ये जो केमिकल है पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडो स्टैंड्स फॉर पेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड चेन। पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने बायोमोलिकुलर में कि प्रोटीन्स आर वन ऑफ द क्लासेस ऑफ बायोमोलिकुल। प्रोटीन्स एक टाइप है बायोमोलिकुल का, ठीक है। और प्रोटीन्स बायोपॉलिमर है, इसके यूनिट्स का नाम अमाइनो एसिड है, और वेरियस अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड एंड सच चेन इज कॉल्ड पेप्टाइड चेन। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड चेन। तो नाम यहां दिख रहा है पेप्टाइडो और ग्लाइकन। याद कीजिए, ग्लाइकन, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकन। ग्लाइकन स्टैंड्स फॉर पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का बायोलॉजिकल नेम है ग्लाइकन। सुना आपने? पॉलीसेकेराइड का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ग्लाइकन। और पेप्टाइडो स्टैंड्स फॉर पेप्टाइड और प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। सो व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन? इट इज द हेटेरोपॉलीसेकेराइड composed of sugars and proteins।
तो दो चीज़ों का बना है, देखें पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड का। इट इज़ हेटेरोपॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ। अब एक बात उठती है यहाँ पे, तो दो पार्ट हो गए। कौन कौन दो पार्ट हो गए बताए? अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पूरा कंसंट्रेट करें लेक्चर पे, ध्यान दें, और जो डिफ़िकल्टी हो वो कमेंट में डालें। यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला यहाँ पे? पेप्टाइडोग्लाइकन, ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, इसमें दो पार्ट है, एक है पेप्टाइडो, दूसरा है ग्लाइकन। पेप्टाइडो फॉर प्रोटीन्स, amino acids, glycan stands for polysaccharide। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कुछ नॉलेज होगा आपको, नहीं होगा तो थोड़ा सा सुनते हैं, फिर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको बहुत कुछ बताऊंगा। आप ये समझो बस। इसके लिए तो मुझे कुछ और पेन की ज़रूरत थी, खैर समझे। अगर ये समझे हम लोग, ये तीन मार्कर्स हैं, 1 2 3, ये तीनों एक साथ असेंबल्ड है। ये तीन ट्राइमर हैं, एक क्या है? मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर। मतलब दिस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोमर्स, ऑल मोनोमर्स आर मार्कर। So this structure can be considered as homopolymer. Why homopolymer? Because made up of marker only. समझा आपने कि अगर इन तीन चीजों से बना कोई स्ट्रक्चर है तो उसको होमोपॉलीमर बोलेंगे या हेटेरोपॉलीमर? ऑब्वियसली होमोपॉलीमर। Why? Because repeating units are same. Repeating units are same. They are markers. अब दूसरा कंसिडर करते हैं, अगर यहाँ पे 3 मार्कर है और 3 हमारे पास और पेन होता, सिंपल पेन होता, बॉल पॉइंट पेन होता, ठीक है, और हम लोग उसको मिला लेते तो फिर एक स्ट्रक्चर बनता। तो आप बताइए वो बनने वाला स्ट्रक्चर होमोपॉलीमर होता है या हेटेरोपॉलीमर? हेटेरोपॉलीमर। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, मोनोमर्स आर डिफरेंट बिकॉज द स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स, बोल सकते हैं मार्कर एंड पेन। तो सच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेटेरोपॉलीमर। सिमिलरली व्हाट इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड? The polysaccharide which is composed of different type of monomers or monosaccharide। ऐसा polysaccharide जो different type के monosaccharide और monomers का बना हुआ है वो कहलाता है heteropolysaccharide। से for example सुनते हैं, जैसे सुना होगा आपने स्टार्च। स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च किस चीज का बना होता है? अल्फा ग्लूकोज। अब सर अल्फा ग्लूकोज क्या है? फिर मैं आऊँगा बायोमॉलिक्यूल पे तो आपको बताऊँगा अल्फा मॉलिक्यूल क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में देखेंगे। अभी समझिए तो क्या बोला मैंने? स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज ओनली, मतलब रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम। ठीक है, तो स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड होगा या हेटेरोपॉलीसेकेराइड? Obviously homopolysaccharide because the repeating units are same, that is alpha glucose। Similarly the structural polysaccharide, जैसा आपने सुना होगा cellulose which is common in the cell wall of plant cell। ठीक है, तो cellulose is composed of beta glucose। cellulose किस चीज का बना है? बीटा ग्लूकोज। मतलब there will be several thousand beta glucose monomer in cellulose। Then what do you think? Cellulose is homopolysaccharide or heteropolysaccharide? Obviously homopolysaccharide because the repeating units are same। तो आप समझ चुके होंगे व्हाट इज होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। और आगे चल के बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में ये बहुत काफ़ी ब्रॉड है, ये काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। खैर अभी ये देखते हैं, तो ये जो ग्लाइकन है ये पॉलीसेकेराइड है, ये होमो है या हेटेरो है? तो ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो क्या बोला कि रिपीटिंग यूनिट सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए? तो देयर आर 2 मेन रिपीटिंग यूनिट्स इन पेप्टाइडोग्लाइकन, NAM एंड NAG। दिख रहा है आपको? क्या बोला मैंने? NAM एंड NAG। 2 रिपीटिंग यूनिट कौन कौन है? NAM एंड NAG।
NAM स्टैंड फॉर एन स्टाइल म्यूरामिक एसिड, और NAG, NAG का फुल फॉर्म हो गया एन स्टाइल ग्लूकोजामाइन। क्या नाम है बोलिए? NAM का फुल फॉर्म एन स्टाइल म्यूरामिक एसिड, NAG का फुल फॉर्म क्या हुआ? एन स्टाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, तो बताइए ये पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट जो है पेप्टाइडोग्लाइकन का, म्यूरिन का, ये हेटेरोपॉलीसेक्राइड है, और इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है? सेम है या डिफरेंट है? जल्दी बताइए। डिफरेंट हैं। कौन कौन है? एक है NAM और दूसरा है NAG। अब बात उठती है कि ये NAM और NAG क्या है सर? तो फिर से बात आएगी, फिर वही बायोमॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल, वी हैव टू स्टडी इट इन द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल, तो पढ़ेंगे वहाँ बायोमॉलिक्यूल में। अभी आप समझिए कि एन स्टाइल म्यूरामिक एसिड, एन स्टाइल ग्लूकोजामाइन, बोथ आर डेराइव फ्रॉम ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज से डेराइव हुआ है। जब वहाँ बताऊंगा मैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ग्लूकोज से कैसे डेराइव हुआ है। बट एक इंपॉर्टेंट बात है, जो इतना बेसिक तो सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज यूजुअली क्या, टोटली एब्सेंट इन कार्बोहाइड्रेट, ऐसा बोलते हैं। नाइट्रोजन इज फाउंड इन अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। जनरली तो नाइट्रोजन नहीं बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट में होता है। बट यहाँ पे समझना है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोपॉलीसेक्राइड, इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इन द फॉर्मेशन ऑफ म्यूरिन, टू टाइप्स ऑफ अमाइनो शुगर्स आर फाउंड। मतलब ये दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर हैं। क्या है बोलो? नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर। क्या है बताइए? नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर्स, सो कॉल्ड अमाइनो शुगर्स। समझे कुछ कि शुगर्स में अमाइनो ग्रुप नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, बट एक्सेप्शनली यहाँ पर बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन के फॉर्मेशन में दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं। ये हैं NAM और NAG, और ये क्या है? अमाइनो शुगर्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर्स हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं, आप फिगर दो को देखें, ये देख रहे हैं, ये ग्लूकोज डिराइव्ड स्ट्रक्चर यहाँ साइड चेन में है, जो हम लोग बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे जैसा बोला है। अब थोड़ा सा और समझ लें, जब यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ समझ ही लेते हैं कि क्या है। बेसिकली ये दोनों बीटा एनोमेरिक फॉर्म है। बीटा एनोमेरिक फॉर्म को ऐसे समझते हैं आप, ये समझिए कि ये यहाँ पे OH ग्रुप है, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, यहाँ देखिए OH ग्रुप है होगा, और यहाँ पे ये OH ग्रुप होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको भूल जाइए, इस बॉन्ड फॉर्मेशन को भूल जाइए। अब अगर यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होगा, तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये OH और ये हाइड्रोजन दिखा आपको? ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए ये हम लोग मान लेते हैं NAM है, और ये मान लेते हैं NAG है। NAM और NAG ये दो टाइप के रिपीटिंग यूनिट हैं। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? तो बीटा NAM है, ये बीटा NAM है। Why beta NAM? Because OH group is present above the plane on the first carbon और anomeric carbon। पढ़ेंगे, घबराइए मत कि anomeric carbon क्या होता है, बट आप समझिए यहाँ, when OH group is found above the plane on anomeric carbon, such anomer और such मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड बीटा एनोमर, और अगर यही OH ग्रुप बिलो द प्लेन हो जाए तो ये अल्फा एनोमर है। तो ये दोनों कौन से टाइप के अभी मोनोसेक्राइड हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड है, अमाइनो शुगर हैं, तो बीटा टाइप है। OH ग्रुप इज फाउंड अबव द प्लेन, दिखा आपने। और ड्यू टू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब देखिए तो यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर फोर्थ के बीच में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ है, वाटर का रिमूवल हो गया, देख रहे हैं आप, वाटर का रिमूवल हो गया है, और फाइनली एक बॉन्ड बन गया है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और बॉन्ड। समझा आपने बीटा क्यों बोला? फिर से सुनते हैं। बीटा बोला क्योंकि यहाँ OH ग्रुप कार्बन नंबर फर्स्ट पे ऊपर था, यहाँ भी ऊपर था, ये दोनों बीटा टाइप है, बीटा NAM और बीटा NAG। ठीक है, समझ गए, बस समझ चुके हैं। ठीक, फिर कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन नंबर फोर्थ के बीच में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा, वाटर का रिमूवल होगा, एंड रिजल्टिंग फॉर्म्ड बॉन्ड इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरह से NAM और NAG ऑल्टरनेटिंग रिपीटिंग यूनिट्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और ऑब्वियसली ग्लाइकन पार्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। NAM NAG है, ये ऑल्टरनेटिंग होंगे और एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर स्ट्रक्चर को अभी ड्रॉ करने वाले हैं। ये है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लें आप।
क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है? हम लोगों ने जो पढ़ा है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, लेकिन इतना भी नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे। अब आपके दिमाग में और क्या पढ़ रहे हैं यार, समझ नहीं पा रहे हैं, ये क्या है, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है, क्या है? बस हम लोग कुछ कंक्लूडिंग पार्ट पे आ चुके हैं, देखते हैं। ऐसे देखें आप, सपोज करो ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरियल सेल वॉल है। ऐसे बात करो, वॉल, दीवार है सामने, वॉल है, वॉल में ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स अरेंज्ड हैं पूरे। दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि दोनों साइड से प्लास्टर किया है, पेंट किया हुआ है। प्लास्टर पेंट की वजह से ब्रिक नहीं दिखते हैं। उसी तरह सेल वॉल इज द लेयर इनसाइड विच देयर विल बी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सुना आपने? ठीक है, जैसे वॉल के बीच में ब्रिक है लेकिन वो दिखता नहीं है, उसी तरह इस सेल वॉल के अंदर भी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हैं जो नहीं दिखता है, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, सिंबॉलिक मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मैं दिखा रहा हूं, बस अभी रब कर दूंगा तुरंत, इसलिए ध्यान दीजिए क्या है। ये मैं दिखा रहा हूं, ये इस तरह से बनाऊंगा मैं, अभी घबराइए नहीं। ये देखा आपने, ये जो स्ट्रक्चर बनाया, कहाँ बनाया? सेल वॉल में। तो समझा आपने, जैसे वॉल के अंदर ब्रिक अरेंजमेंट है, उसी तरह सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सेल वॉल और नाग यूनिट के बारे में। समझा आपने ये स्ट्रक्चर? अभी हम इसको इनलार्ज करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि क्या है ये। सिंपली समझा आपने? तो यहाँ देखिए, ये है नाम यूनिट, आइंस्टाइन म्यूरामिक एसिड, फिर मान लीजिए ये नाम यूनिट है, फिर ये नाम यूनिट है। क्या बोला था? नाम ऑल्टरनेट्स विथ नैग, ठीक है, ये नैग यूनिट है। और फिर क्या होगा नाम यूनिट? बताया तो आपको कि पेप्टाइडोग्लाइकन and its glycan part is composed of two types of amino sugars which are alternating and linked to each other forming beta 1,4 glycosidic linkage। एक दूसरे से beta 1,4 glycosidic linkage से जुड़े हुए हैं और alternating फैशन में है, मतलब नैग के बाद नैम के बाद नैग, नैग के बाद फिर नैम। अगेन बताइए क्या होगा? नैम के बाद नैग और इसके बाद फिर नैग, सॉरी नैम, नैम नैग, नैम नैग, ठीक है। ये देखिए, नैम के बाद नैग और नैग के साथ फिर नैम। अब आप ये बताइए कि ये जो दिख रहा है आपको, ये मार्कर तो गड़बड़ है नहीं? देखिए यहाँ पे, ये बताइए ये कौन सा बॉन्ड है? तो यही तो है जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। बताइए दोनों के बीच में लिंकेज में कौन सा बॉन्ड है? तो यही है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझा आपने? देखिए दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यही बना रहा है, इस बॉन्ड की वजह से यही कहलाता है बैकबोन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या कहलाता है? बैकबोन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। समझा आपने? चलिए, तो ये तो बात हो गई। हम लोग बात किए थे पेप्टाइडोग्लाइकन में, तो पहला पार्ट था क्या बताइए? पेप्टाइडोग्लाइकन पहला पार्ट था पेप्टाइड, दूसरा था पॉलीसेकेराइड। तो हम लोग अभी हेटेरोपॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड को पढ़ लिए, कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑल्टरनेटिंग रिपीटिंग यूनिट्स नाम एंड नैग which are attached or linked with each other forming beta 1,4 glycosidic linkage। हो गया? देख रहे हैं फिगर में भी ग्रीन रेड, यहाँ फिगर डिपिक्शन है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखना है, तो ये पार्ट हो गया बैकबोन और पॉलीसेकेराइड पार्ट। अब आप बताइए कौन सा पार्ट रिमेनिंग है? तो ये वाला पार्ट पॉलीसेकेराइड पार्ट तो हमने पढ़ लिया,
बट पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ने के लिए द नेक्स्ट पार्ट इज पेप्टाइड, पेप्टाइडो पार्ट. पेप्टाइडो मीन्स अमाइनो एसिड पार्ट, प्रोटीनेशियस पार्ट. तो नाउ लेट्स कम टू प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. इस नाम यूनिट से एक अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड, तीन अमाइनो एसिड, चार अमाइनो एसिड हमेशा नाम यूनिट से जुड़े हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4. सर नाम यूनिट से ही करना है. 1 2 3 4, 1 2 3 4. लास्ट एक अमाइनो एसिड है यूनिट, दूसरे से मिला डाइपेप्टाइड, तीसरे से मिला ट्राइपेप्टाइड, चार अमाइनो एसिड लिंक हो गए तो टेट्रापेप्टाइड. सब बायोमॉलिक्यूल में आप पढ़ेंगे और पढ़ाई जाएगी, घबराइए नहीं. बायोमॉलिक्यूल आई विल स्टार्ट जल्दी ही. पहले इस टॉपिक को देखता हूँ जो भी हो पाए. बच्चों का तो डिमांड काफ़ी है. जेनेटिक्स पढ़ा दें सर पहले, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा दें पहले, मॉलिक्यूलर पढ़ा दें पहले, सेल पढ़ा दें पहले. तो हर बच्चे का अपना अलग अलग डिमांड है. बट वन बाय वन एक एक करके धीरे धीरे ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है. ये एक फॉर्मेट पे प्रिपेयर करना, फिर ठीक है जो भी हो ठीक है. तो धीरे धीरे होगा, पेशेंस रखें कि कोशिश कर रहा हूँ मैं मैक्सिमम वीडियोस बनाने का, लेकिन आप घबराएं नहीं ठीक है. और कमेंट करते रहें कि अगर सबसे ज़्यादा कमेंट किसी टॉपिक के लिए होगा तो ज़रूर मैं पहले बनाऊँगा वो ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी टेट्रापेप्टाइड के बारे में. ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड दिख रहा है. तो चार अमाइनो एसिड के असेंबलेज को हम लोग बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड. क्या बोलेंगे? ये टेट्रापेप्टाइड. दिस इज टेट्रापेप्टाइड. क्या बोलेंगे? बोलिए. ये है टेट्रापेप्टाइड. ठीक है ठीक. अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये सिंपली ऐसे समझें आप कि अगर ये 3 मार्कर्स हैं, ये 4 मार्कर्स हैं, ये हमने ऐसे रख दिया हाथ पे, और इनको अगर हम लोग नीचे गिराएंगे तो सब अलग अलग गिरेंगे. मतलब इनमें यूनिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, और जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो नहीं है. अलग अलग गिर जाएंगे. ठीक है. लेकिन एक बात बताएं, इन तीनों को हम एक साथ इस मार्कर से ऐसे बांध दें. ठीक है, देखिए यहां पे बांध दें. अब क्या होगा? ये अकेले गिरेंगे या साथ में गिरेंगे? साथ में गिरेंगे. मतलब स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल. पहले क्या था? फ्रेजाइल था, सब लोग अलग अलग थे. और अब क्या है? ये सब बंधे हुए हैं. यूनिट इज स्ट्रेंथ, जानते भी हैं. तो ये क्या है? फर्म हो गए, मजबूत हो गए. तो यहां देख रहे हैं कि नाम यूनिट तो पॉलीसेकेराइड पार्ट था, लेकिन ये पेप्टाइड पार्ट यहां आ चुका है. ये 4 अमाइनो एसिड आ चुके हैं. अब इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होगा, ब्रिज फॉर्मेशन होगा, फिर से 5 अमाइनो एसिड होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में. बात करेंगे, पहले यहां देखते हैं. 1 2 3 4 और 5. 1 2 3 4 5. फिर से देखिए. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. क्या दिख रहा है आपको कि ये 4 अमाइनो एसिड और फिर ये 5 अमाइनो एसिड. मतलब ऐसे समझें